सवाल असर्शन यानी अभिकथन। टीचर्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज माय लर्निंग गोल एंड व्हाट डू आई नीड टू डू टू गेट देयर। कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्नों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे प्रश्न? कि भाई मेरा लर्निंग का गोल क्या है, मैं कितना स्कोर करना चाहता हूँ सीटेट में, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या करना है, और वहां पहुंचने के लिए अगर 130 नंबर लाने हैं तो क्या करना होगा। रोज क्लासेस लेनी होंगी, खुद से प्रीवियस ईयर भी लगाने होंगे, या बैच लेना है तो बैच लेना होगा। तो इस तरह के सवाल जब आप खुद से पूछने के लिए प्रेरित करेंगे टीचर्स आपसे कि आपका गोल क्या है, आपको किस तरफ जाना है जीवन में, तो ये अच्छी बातें करना चाहिए टीचर्स को। बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे जोर डल रहा है। रीजन क्या है? बच्चा जितना सोचे उतना अच्छा है, ओवर थिंक नहीं बस। When students understand how to self assess their work performance, they can use this understanding to help themselves learn and progress। इसका रीजन ये दिया है कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद से सीखने में करेंगे, अपनी प्रगति में करेंगे कि हाँ भाई मुझे किस तरफ जाना है, सेल्फ असेस कर रहे हैं खुद का आकलन, और कहाँ पहुंचना है, कितने पानी में मैं हूं। ठीक, तो ये दोनों ही बातें सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट ए आर सही एक्सप्लेनेशन भी 80% लोग फोर्थ ऑप्शन सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम। यानी गाइडेड डिस्कवरी मतलब टीचर है जो हेल्प करेगा, बच्चे डिस्कवर करेंगे। इसकी बात ब्रूनर करते हैं, जो स्कैफोल्डिंग की भी बात करते हैं। तो टीचर यहां गाइड करेगा, स्कैफोल्ड करेगा। वाइगॉत्स्की यूज करते हैं स्कैफोल्डिंग एज अ कॉन्सेप्ट को अपनी थियरी में, बट बात जो की है इनिशियली स्कैफोल्डिंग की, मचान की, टेम्परेरी हेल्प की, वो ब्रूनर ने अपनी थियरी में की है, जिसमें ये 3 स्टेजेस भी बताते हैं कि आइकॉनिक स्टेज होती है, सिंबॉलिक स्टेज होती है, एनेक्टिव स्टेज होती है। उस पर चर्चा कभी और तसल्ली से करेंगे। अभी आप ये मान लीजिए वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, वो स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, कैसे बच्चा एक्टिवली नॉलेज को डिस्कवर करेगा। तो अधिगम के निर्देशित खोज आधारित गाइडेड डिस्कवरी में क्या है? टीचर हेल्प करेगा, क्यूज देगा, हिंट्स देगा, स्कैफोल्ड करेगा जहां जरूरत है बच्चे को, और बच्चा खुद से डिस्कवर कर रहा है। नो प्रायर प्लानिंग और प्रीवियस नॉलेज इज रिक्वायर्ड। नहीं भाई, किसी भी चीज में प्रीवियस ईयर रिक्वायर्ड हो, प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, पूर्व ज्ञान आवश्यक होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जहां पूर्व ज्ञान की कोई वैल्यू ही ना हो, है ना। वो काम कितना है वो एक अलग बात है, बट पूर्व ज्ञान इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई जिनका एक्सपीरियंस है 10 साल का, ये एक्सपीरियंस को हम महत्वपूर्ण मानते हैं कई फील्ड में। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना के जहां अवसर मिलेंगे, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे खुद से सेल्फ नॉलेज क्रिएट कर पाएंगे। गाइडेड डिस्कवरी में ये है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा बच्चे को। जहां बच्चा एक्टिव है पेडागोजी में, वो ऑप्शन अच्छा है। टीचर एक्ट्स एज अ डिक्टेटर। नहीं, टीचर डिक्टेटर नहीं है, गाइड है वो तो। लर्नर्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय टीचर। टीचर का कोई रोल ही नहीं है, बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। नहीं, गाइडेड डिस्कवरी मतलब गाइड करेगा टीचर, जहां डिफिकल्टी आएगी वहां हेल्प करेगा, है ना। ब्रूनर ने इसके बारे में बात की है। इवन गाइडेड लर्निंग की बात आपके वाइगॉत्स्की भी इस बात को नकारेंगे नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट जो दिया है ये ब्रूनर ने दिया है, ब्रूनर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन पे सवाल करेंगे आगे वाले, जब ये सीरीज कंटिन्यू होगी ब्रूनर के सवाल अलग से करेंगे। अभी इतना ऐसा नहीं करेंगे कि ये कमेंट्स रुक गए, मैं देख लेती हूँ, फटाफट से जवाब दो। आजकल अपने आप कमेंट बीच बीच में रुक जाते हैं। हाँ देखो एक बार, 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट इफेक्टिव वाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने के समय प्रभावी नहीं है। यानी बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बढ़ानी है तो कौन सी बात कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सही नहीं है। आम सवाल ये है। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स टू शो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज नॉट। देखिए एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल वो होता है जो डायरेक्टली बताए उस चीज के बारे में कि ये पक्षी है, तोता यानी बर्ड है, एक पैरट, पिजन। फिर आप बताते हैं काओ, ये एक बर्ड नहीं है, दिस इज नॉन एग्जाम्पल, कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि इसके बारे में नहीं है। तो एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल दोनों हेल्पफुल होते हैं लर्निंग में। ये कहना गलत है कि नॉन एग्जाम्पल जरूरी नहीं है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल्स, हाँ ये सही है कि अपने एग्जाम्पल्स बच्चे जनरेट कर पाए, लेकिन हमसे नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स टू शो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज नॉट, हाँ ये ठीक है, इसको गलत नहीं बताया, नॉन एग्जाम्पल को सही बताया है, मैंने ही गलत पढ़ लिया था। अवधारणा क्या नहीं है या नॉन एग्जाम्पल, गैर उदाहरण बोलते हैं इसको, ये भी हेल्पफुल होते हैं ताकि पता लगे कि
कॉन्सेप्ट से क्या अलग है ये, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है नॉन एग्जाम्पल से। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द डेफिनेशन, ये गलत है, ये इफेक्टिव तरीका नहीं है बच्चे की कॉन्सेप्ट की समझ को बनाने में, संप्रत्तियों की समझ के निर्माण में, कि बच्चे को बस याद करने को कह दो तो आपने डेफिनेशन तो याद कर ली होगी, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा। डेफिनेशन पूछो, आप फटाफट रट्टा लगाया हुआ है आप बता देंगे, तो इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, रोट लर्निंग है ये, रोट लर्निंग का उदाहरण है ये। और जो गलत था वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट पूछा था। प्रेजेंटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, ये तो अच्छी बात है, तो हमें गलत बात चाहिए थी थर्ड ऑप्शन, जो कि सही है नॉट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम, यानी 6th to 8th क्लास की बात हो रही है, शुड बी फाउंड ऑन थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ। एक एक्टिव यानी सक्रिय क्लासरूम, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए, यानी बच्चे जहां एक्टिव हैं, एक्टिव क्लासरूम किस स्कूल ऑफ थॉट या साइकोलॉजी के बेसिस पे बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सेकंड ऑप्शन 75% लोग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद अकेले भी लिखा होता तो सही ही होता, सामाजिक रचनावाद, क्योंकि बच्चे सक्रिय हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी वाइगॉत्स्की की बात हो रही है। अगर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है या सिर्फ रचनावाद होता तो रचनावाद में पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों आ जाते हैं। पियाजे रेडिकल यानी उग्र रचनावादी हैं, जो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावादी वाइगॉत्स्की हैं, जो ग्रुप एक्टिविटीज पे या समाज के साथ सीखने पे ज्यादा जोर देते हैं, बट बच्चों को दोनों एक्टिव रखने पे जोर देते हैं। रचनावाद में बच्चा एक्टिव ही रहता है। मनोगत्यात्मकवाद को एजुकेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, ये फ्रॉइड का है और आपके सिलेबस में इसका कोई लेना देना है भी नहीं। साइको एनालिसिस भी इसी को बोलते हैं, फ्रॉइड वाले स्कूल ऑफ थॉट को, इसको साइकोसेक्सुअल थियरी भी बोलते हैं। बिहेवियरिज्म से हम बचते हैं क्योंकि ये भर भर के रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, और हम बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। रिवॉर्ड पनिशमेंट रोट लर्निंग की तरफ ले जाता है, ना कि सक्रियता या एक्टिव होने पे, ये पैसिव बना देता है बच्चे को, तो इसको हम मॉडर्न डे में अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ही बचा ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, एम्पैथी के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, असर्शन है एम्पैथी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स हैव फीलिंग्स एंड टू गॉज देयर फीलिंग्स। अभिकथन क्या है, समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान लगाने में भी मदद करती है। यानी एम्पैथी का मतलब क्या है कि जैसे आपके अंदर फीलिंग्स हैं वैसे ही दूसरे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी फीलिंग्स हैं, और उनकी फीलिंग्स, उनके मूड्स को समझने में एम्पैथी हेल्प करती है, क्योंकि आप खुद को उनके शूज में रख के देखते हैं, उनके जगह पे रख के देखते हैं। दिस इज एम्पैथी, समानुभूति है ना, कि आप खुद को दूसरे की सिचुएशन में रख के देख रहे हैं। सिंपैथी होती है बस आप दूर दूर से कुछ हद तक पिटी या दया का भाव है आपके अंदर, थोड़ा सौरो है कि हाँ बड़ा बुरा हुआ है यार बेचारे के साथ। लेकिन समानुभूति में आप एग्जैक्टली वैसे ही सोचते हैं कि यार मेरे साथ भी अगर ऐसा होता तो मैं कैसा महसूस करता, कि जैसे आपके अंदर इमोशंस हैं वैसे सामने वाले में भी। तो ये अच्छी चीज है, एम्पैथी टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, सब में हेल्पफुल होती है, होनी चाहिए, ह्यूमंस में होनी चाहिए। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अगर एम्पैथी थोड़ी सी दिखा लें वो लोग जो फेक पनीर और फेक दूध बेचते हैं, या कितनी सारी केमिकल भर भर के जो है खाने की चीजें बेचते हैं, कि वही खाना अगर उनको भी खिलाया जाए उतना ही नुकसान उनके बच्चों का भी होगा जैसे वो किसी और के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस सामान को जो कि खराब है, स्पेशली खाने के मामले में। तो ये क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलत चीजें होनी बंद हो जाएंगी अगर एम्पैथाइज या एम्पैथी क्रिएट हो जाए इंसान में, है ना, कि खुद को दूसरे की जगह रख के देखने लगे। अगर इमोशंस एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये तो कह ही नहीं सकते भाई, जो आपके इमोशंस है वो आपके दिमाग से रिलेटेड है, कॉग्निशन एंड इमोशन आर रिलेटेड, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। इन केस ऑफ जेजोंग जब तक ना लिखा हो तब तक हम स्वतंत्र नहीं कह सकते, संबंधित नहीं है तो कहेंगे ही नहीं। इंटरट्वाइंड है, इंटरवोवन है, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है दिल और दिमाग। अगर इमोशंस ठीक नहीं है, जीवन में कोई घटना घटी है, किसी की मृत्यु हुई है, लव्ड वन की, ब्रेकअप हुआ है, आपका दिमाग पे भी असर पड़ेगा उस चीज का। हो सकता है जो चीज आपको आती हो पेपर में वो भी ना कर पाओ उस दिन, अंतर आ सकता है, प्रभावित कर सकता है। अगर पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है तो हो सकता है आप बहुत अच्छा कर जाएं, है ना। तो इमोशंस प्रभावित करते हैं दिमाग को। ए तो सही है बट आर सही नहीं है, मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं जो कि सही बात है, आर फॉल्स है, ए तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। अ मिडिल स्कूल टीचर कैन एनेबल स्टूडेंट्स बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स। एक मिडिल स्कूल टीचर है यानी 6th to 8th क्लास की टीचर है, एनेबल कर सकती है, हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स को टू बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स, कि खुद से बच्चे मोटिवेटेड रहे हैं कि भाई एग्जाम तुम्हारा है, पेपर तुम्हारा है, पढ़ लो भाई, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, है ना,
और मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा नौकरी का। तो ये क्या है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, आपसे पूछा है कौन सा तरीका सही है। तरीके तो बहुत सारे, तरीका तो ये भी है कि पढ़ लो नहीं तो रिक्शा चलाओगे, बट ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि फियर से बहुत लोग काम कर जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे फॉर अ टीचर। एटलीस्ट टीचर के लिए सही तरीका नहीं है, उसमें चाहे कितना भी सच हो। प्रोवाइडिंग वेरिड फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर एवरी टास्क कंप्लीटेड, हर बार जो भी आपने कार्य पूरा किया है उस पर पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश कहना। तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो बाहर से आपको कोई मोटिवेट करता रहेगा, कहता रहेगा, तब तक आप काम करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन है कि बाहर से जरूरत ना पड़े, रीइंफोर्समेंट बाहर से मिलता है। डिक्टेटिंग वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स टू क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, ये रट्टाफिकेशन है, इससे कोई मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग, ये भी, इसमें भी कोई सेल्फ मोटिवेशन का नामो निशान नहीं है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल्स, कि बच्चों में उनकी थिंकिंग प्रक्रिया को, उनकी सोच को जगा दो कि वो गलतफहमी में ना जी रहे हो। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, यानी वो रिफ्लेक्ट करें, रिव्यू करें अपने एक्शंस को, प्लान करें। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि भाई मैं पढ़ता नहीं हूं तो क्यों नहीं पढ़ता हूं, और नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है। अगर जरूरी है तो मुझे ठीक से करना होगा, प्लान करना होगा, रिव्यू करना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा, खुद से देखना होगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। तो ये जिस दिन बच्चे में मेटाकॉग्निटिव स्किल्स आ जाएंगी कि वो थिंकिंग के बारे में भी अपनी थिंकिंग कर पाए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग अबाउट प्लानिंग, या फिर मैं कहूं फीलिंग अबाउट फीलिंग्स, कि वो कैसा महसूस कर रहा है, ये वो क्यों महसूस कर रहा है, ये वो देख पाए, तो ये हायर लेवल थिंकिंग हो जाएगी। ये बेटर है, इससे सेल्फ मोटिवेशन बनी रहेगी, बाहर से किसी को गुड, वेरी गुड कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे आप किस तरफ वीक हो, कैसे उस वीकनेस को मिटाना है, वो सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब आप मेटाकॉग्निशन में देख लेते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन को एक दिन बहुत तसल्ली से समझेंगे, मुझे पता है कुछ लोगों को बीच में दिक्कत आती है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, दूसरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंटरनल जिसका रीजन अंदर है, एक्सटर्नल जिसका रीजन बाहर है। तो इंटरनल का उदाहरण ढूंढना हो तो सीधा तरीका है, जिसका रीजन बाहर ना हो वो इंटरनल है। जिसका रीजन बाहर दुनिया में नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर मिलेगा, इसका मतलब आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, जैसे मैं और आप अभी जुड़े हुए हैं। तो इसमें से कुछ लोग होंगे जो सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहे होंगे, कुछ को इंटरेस्ट भी आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन 89% लोग कह रहे हैं मोटिवेशन ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाहर रीजन नहीं मिलेगा इंटरनल मोटिवेशन का। आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन जो है आपको कारण अंदर मिलेगा कि आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, आनंद आता है उस काम में, जैसे टीचिंग में मुझे आता है ना, जानने में आता है चीजों को, कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें उसको पर्सनल एंजॉयमेंट या इंटरेस्ट के लिए वो काम करता है ना। किसी को हो सकता है मूवी देखने में आनंद आता हो। मोटिवेशन ड्रिवन बाय कंपटीशन विद अदर्स, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बहुत लंबे दूरी तक नहीं लेके जाएगा, ये अंदर से खोखला कर देगा एक टाइम के बाद। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। कई बार आप शुरू मजबूरी में करते हैं, फिर मजा आने लगता है, मतलब शुरू किया था एक्सटर्नल मोटिवेशन से, फिर आपको खुद अच्छा लगने लग गया, इंटरनल बन गई वो चीज। तो ऐसा भी पॉसिबल है। मोटिवेशन ड्रिवन बाय गेनिंग द एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, रीजन बाहर है इसमें। पर्सनल एंजॉयमेंट और इंटरेस्ट में, आपकी रुचि है किसी चीज में इसलिए गिटार बजाते हैं, तो या आपको पढ़ना पसंद है इसलिए पढ़ते हैं, पेपर की चिंता नहीं है, तो ये रीजन इंटरनल है। बट ये सारे एक्सटर्नल है कि बाहरी प्रशंसा, प्रतिस्पर्धा, है ना, एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा, फर्स्ट आऊंगा, ये सब एक्सटर्नल रीजंस है। मोटिवेशन ये भी है, काम इसमें भी कर रहे होगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, डेवलपमेंट की डिबेट के बारे में बात हो रही है, ध्यान से पढ़ना। डज एन इंडिविजुअल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, इन अ वे, फटाफट से बताओ। पेमेंट नहीं हो रहा है करियर में, क्यूआर कोड नहीं आ रहा है। यार मैं आपको ना एक हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ, टीचिंग के लिए हमने अभी बनवाया है बोल करके, क्योंकि बहुत लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही थी, क्योंकि बहुत संख्या में लोग जो है एडमिशन ले रहे होते हैं कई बार। तो मैंने उदय सर को बोला था, एक नंबर है, ये मैं लिखवा दे रही हूँ, अभी आएंगे इस सवाल पे वापस। ये टीचिंग की हेल्पलाइन है करियर पे, 9319 28 5149, ठीक है, करियर विल टीचिंग। तो आपका कोई भी डाउट है, आपको दिक्कत आ रही है एडमिशन लेने में, कोई और समस्या है ना, तो ये आप
कॉल कर सकते हैं करियर हेल्पलाइन पे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। यूपी टेट, सी टेट, पेडागोजी स्पेशल, बीपीएससी, झारखंड टेट, इन 4-5 बैचेस में एडमिशन्स ओपन है, आप एनरोल भी करा सकते हैं और कोई डाउट हो तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, डज एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड सेक्स ब्रिंग विद इट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन वंस सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर। भाई हमें ये पता है कि जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है सेक्स, कि आपकी जैविक संरचना कैसी है, शारीरिक संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, वो सेक्स है। आप महसूस कैसे करते हैं अपने अंदर और समाज से आपने क्या सीखा है कि लड़के कैसे रहते हैं, लड़कियां कैसे रहती हैं, वो जेंडर है, जेंडर रोल्स हैं। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर, ये जैविक रूप से निर्धारित सेक्स यहां पे लिखा होना चाहिए था। सेक्स अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं। यानी क्या बायोलॉजिकली ये चीज सुनिश्चित होती है कि जैसे आप सोशली बिहेव कर रहे हैं कि लड़कियां साड़ी पहनेंगी, ये बायोलॉजी में लिखा हुआ है? नहीं भाई, इंडिया में पहन रही हैं, अमेरिका में कुछ और पहन रही होंगी, यूरोप में कुछ और चल रहा होगा ड्रेसिंग स्टाइल। तो ये बायोलॉजिकली आप कैसे बने हैं ये थोड़ी तय होता है सेक्स से, कि आपकी बायोलॉजिकल संरचना जो है सेक्स से ये निर्धारित थोड़ी होता है कि जेंडर जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सामाजिक निर्माण है, सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, संरचना है, जिसको हम जेंडर कह रहे हैं कि लड़कियां, फिर उसमें स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड सेक्स है वो ब्रिंग, मतलब जन्म के साथ आपकी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, आपके डिटर्मिनेशन के साथ, आपकी जैविक संरचना के साथ ये बात तय नहीं हो रही है कि सोशली आप जेंडर को कैसे देखेंगे। जेंडर अपने आप में डायनेमिक है। तो ये जो डिबेट है कि डज एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल डिटरमिन्ड सेक्स ब्रिंग विद इट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन वंस सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर, क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ बायोलॉजी से आ जा रहे हैं या फिर समाज हमारे अंदर भर रहा है? ये डिबेट है, इसमें बहुत और जो अभी खैर पहले ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस व्यू ऑफ डेवलपमेंट, नहीं। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस वाले कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस वाले प्याजे कहेंगे स्टेजेस में होता है, कॉन्टिन्यूअस वाले जैसे वाइगॉट्स्की कहेंगे नहीं भाई कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो अलग डिबेट हो गई। स्टेबल और अनस्टेबल व्यू ऑफ डेवलपमेंट है ये, यानी कि विकास जो है वो स्थिर है या फिर अस्थिर है, ये डिबेट के बारे में है ये सवाल। एंटिटी या इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी है, क्षमता जो है फिक्स होती है या इंक्रीमेंटल होती है, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, ये सब डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। अगर आप भूल गए हो तो बता दूं, ठीक है, ये सब डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, हाँ ये बात सही है कि नेचर का और नर्चर का क्या इन्फ्लुएंस है डेवलपमेंट पे, ये आप कह सकते हैं इसके माध्यम से कि बट एज फार एज आई नो, तो ये डज एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल डिटरमिन्ड सेक्स ब्रिंग विद इट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन वन सोशली कंस्ट्रक्टेड। हाँ नेचर नर्चर डिबेट है, और नेचर नर्चर डिबेट से एक और जुड़ी हुई डिबेट है जिसको स्टेबल और अनस्टेबल व्यू ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, कि क्या ये फिक्स है या फिर चेंजेबल है। ये स्टेबल वाले लोग मानते हैं कि हेरिडिटी, और अनस्टेबल वाले मानते हैं यानी चेंज कर सकते हो नर्चर। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अभी के लिए आप इसका जो जवाब है वो नेचर वर्सेस नर्चर लगा लीजिए, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। मेरे ख्याल में इसका आंसर स्टेबल और अनस्टेबल व्यू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर है कि स्टेबल है जो स्टेबल क्या है, इसमें फिक्स है जो आपका सेक्स है बायोलॉजिकली, अनस्टेबल क्या है जेंडर में कुछ चीजें हो सकती हैं फिक्स हो, कुछ चीजें अनस्टेबल हो। तो थर्ड ऑप्शन, इसमें सेकेंड ऑप्शन आप मार्क कर लेना, है ना। ये पूछा हुआ है, इसी साल का सवाल है, तो एक बार मैं ऑफिशियल आंसर की इसकी चेक कर लूंगी। मेरे हिसाब से इसमें सेकंड के साथ जाना चाहिए। ओवरऑल इसमें नेचर नर्चर ही है, ये स्टेबल और अनस्टेबल व्यू जो है नेचर नर्चर से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन वो ऑफिशियली उन्होंने किस तरह से देखा है एक बार उस पे मैं चर्चा करके आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, या अगली क्लास जब होगी तो मैं एक बार उसका ऑफिशियल डिस्कशन आपसे कर लूंगी। इसका सिंपल मतलब यही है कि कुछ चीजें स्टेबल होती हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं साइकोलॉजिस्ट, और कुछ चीजें हम अनस्टेबल होती हैं, उनको चेंज ला सकते हैं। तो जेंडर में भी वैसा ही है, वो सोसाइटी से ही प्रभावित है, चेंजेस संभव है। नेचर नर्चर के अंदर तो ये अपने आप ही आ जाता है, बट इसका टू बी प्रिसाइज या एग्जैक्ट आंसर जो है सेकंड होना चाहिए इन माय ओपिनियन। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस कर लेंगे कि ऑफिशियली उन्होंने क्या माना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अ मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग डैश इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी, पर्सनल, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशन। मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग dash stage is the search for identity, personal identity, sexual identity, occupational identity,
बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस का काल कौन सा है? एडोलेसेंस। कि मैं काम क्या करूंगा, तो वोकेशनल एंजाइटी भी है, मैं एज अ पर्सन कौन हूं, सेक्सुअली ओरिएंटेशन क्या है, मैं खुद को कैसे देखता हूं, है ना, ये सब एडोलेसेंस का आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसलिए इस सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो नया हो, सब हो जाएगा, उसकी चिंता करनी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन क्या है? चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट वेज। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। ओवर्ट मतलब जो ओवर्टली बता दिए जाते हैं, क्लियरली भाई नमस्ते करो बड़ों को, और कोवर्ट क्या है? आपने देखा अपने बड़ों को नमस्ते करते हुए, या कुछ चीजें इनडायरेक्टली आपने सीख ली जो कही नहीं गई बट आपने सीख ली जस्ट सराउंडिंग से। तो ये क्या है? सामाजिकरण हो रहा है, कुछ चीजें कह के और कुछ इनडायरेक्टली। ठीक है, रीजन क्या है? ऐसे ही होता है कोवर्ट और ओवर्ट। सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है सिंपल प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप समाज के रीति रिवाज अगली पीढ़ी को सौंपते हैं या उनको सिखाते हैं। देखिए, प्रक्रियाएं कभी भी सरल नहीं होती, चाहे वो प्रेम की हो, ब्रेकअप की हो, सोशलाइजेशन की हो, डेवलपमेंट की हो, लर्निंग की हो। अगर कोई भी चीज प्रोसेस है तो वो इजी नहीं होगी, वो कॉम्प्लेक्स होगी, सिंपल नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। जीवन में भी काम आएगा आपको, चाहे वो एग्जाम की तैयारी की ही प्रोसेस क्यों ना हो। सिंपल कुछ नहीं होता, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है, आगे पीछे जटिलताएं होती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं प्रोसेस में। स्ट्रेट लाइन थोड़ी होती है प्रोसेस, सिंपल नहीं हो सकती प्रोसेस। तो ये रीजन तो अपने आप ही हट गया। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन आप लोग देने में लगे हुए हैं, ये गलत जवाब है, क्योंकि ये सोशलाइजेशन के बारे में तो है बट ये बात ही गलत है कि सिंपल प्रोसेस है सोशलाइजेशन, जीवन पर्यंत चलती है भाई, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारी चीजें आप ओवर्टली सीखते हैं, कोवर्टली सीखते हैं, कुछ चीजों को आप चैलेंज करते हैं, कुछ चीजें बदल जानी चाहिए समय के साथ। समझ रहे हो बात को? तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या समझे विनोद? बताओ फटाफट। सेकेंड ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। ए सही है, आर गलत है। आप क्या कह रहे हैं कि नहीं दोनों सही हैं, दोनों का आंसर भी सही है? रट्टा लगाना भूल जाओ सरकार। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। As per Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following abilities distinguishes formal operational thinking from concrete operational thinking? ये बहुत सवाल आता है, कभी कह देंगे प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को क्या चीज अलग करती है। इसमें पूछ लिया फॉर्मल ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या डिफरेंस है। कैसे पता चलेगा किस एक कैरेक्टरिस्टिक से कि बच्चा कॉन्क्रीट में है कि फॉर्मल ऑपरेशनल में है। कॉन्क्रीट थर्ड स्टेज है 7 से 11 वाली, और ये 11 एंड अबव फाइनल औपचारिक संक्रियात्मक है। कंजर्वेशन फॉर्मल ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। कंजर्वेशन अगर प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट की हो रही होती तो अंतर हो जाता। ऑब्जेक्ट परमानेंस की तो यहाँ बात ही नहीं है, तो जन्म से 2 वर्ष में आ जाता है वस्तु स्थायित्व। सिंबॉलिक प्ले ये 2 से 7 में, तो ये प्री ऑपरेशनल से अलग करना होता तो आ जाता। ठीक है, बचा क्या? एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, क्योंकि कंजर्वेशन तो आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, है ना। ये कंजर्वेशन पूछे तो प्री ऑपरेशनल से अलग करता है, ये प्री ऑपरेशनल को सेंसरी मोटर से अलग करता है, ये प्री ऑपरेशनल को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करता है। लेकिन अमूर्त तर्क जो है वो कॉन्क्रीट को फॉर्मल ऑपरेशनल से अलग करता है, क्योंकि कॉन्क्रीट और फॉर्मल में ये अंतर है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मूर्त संक्रियात्मक में अमूर्त चिंतन नहीं आया, क्योंकि वो तो कॉन्क्रीट है, मूर्त है। कॉन्क्रीट वो चीजें जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। अमूर्त चीजें आपके विचारों में होती हैं कई बार। अब लव एक्चुअल में कहीं थोड़ी है, आप करते रहो चर्चा, फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो अमूर्त चिंतन जैसे बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, थियरम्स वगैरह प्रूव करना हुआ, तो ये फोर्थ ऑप्शन है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक जो है वो आपका आता है लास्ट स्टेज में, फॉर्मल में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसमें कितने लोगों ने सही जवाब दिया? 71%। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 3 सवाल और हैं। अ सिग्निफिकेंट critique of Jean Piaget is that he failed to adequately consider the influence of dash on development। कि जीन प्याजे की ये एक महत्वपूर्ण आलोचना है। आप कितने भी महान बन जाइए, लोग आलोचना आपकी करते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि जीन प्याजे की भी आलोचनाएं होती हैं। यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। मतलब उन्होंने कोई एक एस्पेक्ट था डेवलपमेंट पे जिसको महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी आलोचना होती है, क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज के लिए उन्हें। तो आप बताएंगे। ए ऑप्शन, कल्चर, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको पता है वो 4 फैक्टर्स में मैचुरेशन, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, ये चारों आते हैं। तो सोशल एक्सपीरियंस तो उन्होंने कहा है, लेकिन कल्चर की बात उन्होंने नहीं कही, और सोसाइटी को भी उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगॉत्स्की ने दिया है। तो संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, किस कल्चर में आप हैं उससे आपके डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को बहुत महत्व पियाजे ने नहीं दिया। इसीलिए उनकी स्टेजेस
कल्चर फ्री हैं, एक तरह से इनवेरिएंट हैं, पूरी दुनिया में सेम है। जबकि वाइगॉत्स्की कहेंगे जिस समाज जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं उसका आपके विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, मैचुरेशन, इन सब की बात तो की है 4 फैक्टर्स में, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? सही से मैच्ड पेयर, कोहलबर्ग की थ्योरी, सारे सिलेबस को जो है कवर किया हुआ है। देखो फटाफट बताओ इसका जवाब। फिर जो है मैं एक लंबी छुट्टी पे जाऊंगी, लंबी क्या 9 दिन की छुट्टी पे, फटाफट से अभी इसके बाद पैकिंग करनी है और भागना है, बस रात की फ्लाइट है। तो ये बिल्कुल जो है लास्ट सेशन है आज का। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग जी। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर्स। नहीं भाई, गुड बॉय गुड गर्ल को तो पढ़ी ही नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर की नहीं पढ़ी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की को, ये थर्ड स्टेज है। तो यहां तो कि कोई बात नहीं, दुनिया में लोग मतलब दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप कुप्रथाएं भी चलाते रहोगे, दहेज भी चल रहा है तो चले, क्योंकि आपके माँ बाप तो कहेंगे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है बेटा, तुम तो गुड बॉय तभी कहलाओगे जब बात मानोगे। तो अब ये ग्रेटर गुड के लिए सही नहीं है, लेकिन आप लगे पड़े हैं गलत काम को भी सही करने में। क्यों? क्योंकि आपको तो प्रेज चाहिए, प्रशंसा चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन गलत है, ये 5th स्टेज का एक्सप्लेनेशन है 3rd स्टेज पे। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में अपहोल्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल्स की कोई बात ही नहीं होती लॉ एंड ऑर्डर में। तो सिंपल आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है ताकि सोसाइटी में केओस ना हो, एक क्रम बना रहे, सब नियम का पालन करें। सब रेड लाइट तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स, दूसरों के धारणा पर ध्यान देना या परसेप्शन पे ध्यान देना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस क्या कह रहा है भाई? अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज। यही सबसे सच्ची बात है यहाँ पे जो सही कही गई है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स नहीं, अगर बड़े ग्रेटर गुड का, यानी ये जो पहले वाली एक्सप्लेनेशन है ये इसकी है 3rd की, है ना। ये अच्छा सवाल बनाया उन्होंने। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि ये पहली ही स्टेज है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट में, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। खुद की मॉरलिटी 0 होती है इस स्टेज में। जिस चीज से पनिशमेंट मिल रही है वो चीज खराब है, जिस चीज से पनिशमेंट नहीं मिले उसकी आज्ञा पालन करो। तो यहां पे बुरे परिणामों से बचाव मेन मुद्दा है, सही वो है जिससे डांट ना पड़े, है ना। जैसे माँ बाप की आज्ञा का पालन फाइनल है ना। अगर आपके भाई या बहन से कोई ग्लास टूटा है और 3 साल के बच्चे हैं दोनों, या 4 साल के बच्चे हैं फॉर दैट मैटर, है ना, 5 साल के भी हम मान लेते हैं, ग्लास टूट गया और आपको पता है कि अगर ग्लास टूटता है तो मम्मी जो है डांटती हैं, पिछली बार डांट पड़ी थी, तो आपसे ग्लास टूटा, आपको डांट पड़ी थी, आपको पता है डांट पड़ेगी अगर ग्लास टूटेगा, तो आज्ञा का पालन करना है, ग्लास नहीं तोड़ना है या चुपचाप से ध्यान में रखना है। आपकी बहन से गलती से ग्लास टूट गया, आपने जान के तोड़ा था, अब आप कहोगे कि सजा तो बराबर मिलनी चाहिए, बैड कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा, इंटेंशन क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां इंटेंट का फर्क नहीं पड़ता भाई, कानून भी आपको एक बार को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है ना, कि अगर आपका इंटेंट सेल्फ डिफेंस में, अगर किसी का जीवन भी चला गया आपसे तो वो सेल्फ डिफेंस में है ना, अपनी जान बचाने के लिए गया है, तो वो इंटेंट देखता है। बट यहां पे इंटेंट नहीं देखा जाता, ये पहली ही स्टेज है। बच्चे को कॉन्सिक्वेंस, जिस चीज का बैड कॉन्सिक्वेंस है वो चीज गलत है, मॉरलिटी उसके लिए, मॉरलिटी में सही वो है जिससे डांट ना पड़े, गलत वो है जिससे डांट पड़े। तो इसका एक्सप्लेनेशन सही है 4th ऑप्शन, पहली स्टेज है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और बताइएगा, जवाब दीजिएगा। सेकंड लास्ट सवाल है ये आज का, फटाफट से जवाब देंगे आप। लेंदी जो है अब सवाल पहले से हो गए हैं इसलिए समय ज़्यादा लगता है 30 क्वेश्चंस को करने में। ये बुक मैं सही कर दूं, नहीं तो मेरे लंदन से वापस आने तक ये ऐसे ही गलत रखी रहेगी। चलो भाई डन, OCD कहेंगे, मजाक है वैसे ये। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, दिस टाइम आई मिस्ड बाय 2 नंबर्स, कोई बात नहीं, इस बार मेहनत कर लो यार। जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉत्स्की जो हो गया उस पर क्या रोना, जीन पियाजे उससे सीख लो बस। जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉत्स्की आर सिमिलर इन देयर बिलीफ दैट, पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों रचनावादी हैं, है ना। वाइगॉत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पियाजे आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो दोनों की मान्यता समान है, कहाँ, किस बात को लेके, बच्चे के एक्टिव रहने को लेके, मीनिंग मेकिंग को लेके, अर्थ निर्माण को लेके, बच्चे ज्ञान का सृजन, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये बात दोनों मानते हैं।
ठीक है, तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस नहीं, लैंग्वेज और थॉट में तो अलग हैं वो। पियाजे कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आती है, वाइगॉत्स्की कहते हैं पहले दोनों सेपरेट होते हैं बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो लैंग्वेज थॉट पे दोनों के विचार सेम नहीं है, अलग हैं। कल्चर हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लर्निंग, कल्चर की ज्यादा बात वाइगॉत्स्की करते हैं, तो सेम नहीं है कल्चर पे विचार दोनों के। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस इन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन, इस पे तो अलग सोचते हैं ये लोग कि विकास को चरणों में बांटा है पियाजे ने, तो वो डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, तो इसमें सेम थोड़ी है। और वाइगॉत्स्की स्टेज की बात नहीं करते, वो कह रहे हैं विकास सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी बच्चों को एक्टिव सक्रिय रखने की बात, रियल लाइफ से जोड़ने की बात, ज्ञान के सृजन की बात, दोनों रचनावादी हैं तो रचना करने की बात, अर्थ निर्माण की बात दोनों करेंगे। ये सिमिलैरिटी है दोनों में, है ना, बाकी सब अंतर हैं, ठीक है। 49% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, इसमें भी इतने कंफ्यूज हो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये आखिरी सवाल है। अभी पियाजे के क्वेश्चंस कराए थे कुछ दिन पहले, वो देख लेना अभी रिसेंटली। लेव वाइगॉत्स्की प्रपोज्ड दैट, वाइगॉत्स्की ने क्या प्रस्ताव दिया है, ये सवाल है आज का आखिरी सवाल। फिर आप छुट्टी हो जाएगी, आप अपने घर जा सकते हैं, मैं अपने, हम दोनों अपने ही अपने घर हैं, मतलब हम सभी दोनों तो कहना गलत होगा, इतने सारे लोगों को हजारों में लाइव हुए हैं, और अगर 2500 लोगों को ये कह दिया जाए कि दोनों अपने अपने घर, चलो फटाफट से बताओ। ये तो हुई मजाक की बात। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहे हैं 41% लोग। चलिए देखते हैं। लेव वाइगॉत्स्की ने क्या प्रपोज किया है कि चिल्ड्रंस थिंकिंग क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये बात पियाजे महाराज कहते हैं, ना कि वाइगॉत्स्की, कि बच्चों की सोच वयस्कों से क्वांटिटेटिवली, तो वो भी नहीं कहते, कोई नहीं कहता ये, मात्रात्मक नहीं गुणात्मक, क्वालिटेटिवली अलग है, पियाजे ये कहते हैं, क्वांटिटी में तो सेम ही है, अमाउंट इज सेम, काइंड इज डिफरेंट, तो ये तो बात ही गलत है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये पियाजे कहते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं कि वयस्कों से गुणात्मकता में अलग होती है, कि आप का बच्चे, आपका दिल टूटा है इसलिए आप रो रहे हैं, बच्चे का पैन टूटा है वो इसलिए रो रहा है, या फिर आप सोच दोनों रहे हैं, काइंड अलग है। आप भी दिन भर सोचते हैं, बच्चे के दिमाग में भी विचार आते हैं, बच्चे के दिमाग में विचार आ रहे हैं, आज खाने को क्या मिलेगा, मुझसे मेरा खिलौना टूट गया, उस पर रो रहा है, उस पर सोच रहा है, आप कह रहे हो मेरा दिल टूट गया, बस क्वालिटी का अंतर है, सोच आप भी रहे हो, सोच वो भी रहा है ना। तो ये बात पियाजे कह रहे हैं कि क्वालिटी में अलग है, गुणात्मकता में अलग है, काइंड इज डिफरेंट, अमाउंट सेम है, क्वालिटी अलग है सोच की, बच्चे और बड़े की। चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड्स टास्क्स दे कैन डू विद अदर सपोर्ट, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। चिल्ड्रन आर बॉर्न अनरूली एंड सोसाइटी नीड्स टू टीच देम सोशल बिहेवियर्स, बच्चों में कमी दोनों में से कोई नहीं निकालता, और नियंत्रित पैदा होते हैं, उनको नियंत्रित करना है, फालतू बातें हैं। बच्चे सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं या सीखने की क्षमता रखते हैं, ये दोनों कहते हैं। चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बच्चों में बहुत क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है ना, संभावनाएं होती हैं, जो जिन्हें दूसरों के सहयोग से बाहर लाया जा सकता है, इसीलिए आप कोचिंग लेते हैं, क्योंकि मोर नॉलेजेबल अदर, ये MKO जो लिखा है इसकी बात वाइगॉत्स्की करते हैं, कि जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता है, चाहे वो किताब हो, कोई टीचर हो, कोई दोस्त हो आपका, आपसे छोटा भाई बहन भी हो सकता है, एज मैटर नहीं करती वाइगॉत्स्की के लिए। आप में से कई लोग मेरे से एज में बड़े होंगे, है ना, वो मैटर नहीं करता इनके लिए, जो आपसे उस क्षेत्र में ज्यादा जानता है, जरूरी नहीं है कि मैं आपसे मैथ्स में ज्यादा जानती हूँ, ठीक, जिसका उस चीज में एक्सपीरियंस है वो आपको सिखा सकता है, जिसको साइकिल चलानी आती है वही तो साइकिल चलाना सिखाएगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सही है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बताएंगे। कहीं भी डाउट हो, एक क्वेश्चन है वो अनस्टेबल और स्टेबल वाला, वो मैं अपनी नज़र में ठीक हूँ उसके एक्सप्लेनेशन में, और जो आपको मैंने बताया है, फिर भी मैं ऑफिशियली एक बार चेक कर लूँगी, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन में ऑफिशियल के साथ ही जाना चाहिए।